माता पिता अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन्हें एक अनजान शहर में ही नहीं भेजते, बल्कि उनके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे जब खुला आसमान देखते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। इससे पहले वह होश में आए, तब तक काफी देर हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जब अपने बेहतर कैरियर की तलाश में अनजान शहर में तो जाती है, लेकिन एक ऐसे चंगुल में फंस जाती है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके साथ कई और लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान और परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक इलाका आता है लोटस चौराहा। बात कर रहा हूं मैं 26 जुलाई 2023 की रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास की। लोटस चौराहे पे एक स्कूटी पे 4 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी। लड़की के हाथ में सिगरेट जल रहा था। यह चारों उसी स्कूटी के साथ अभी चौराहा पे खड़े ही थे कि तभी वहां पर एक सफेद कलर की कार आकर के रुकती है। उस कार के अंदर भी 4 लड़के मौजूद थे। कार का दरवाजा खुलता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बातचीत होती है, स्कूटी पे के लड़के और लड़की कार के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि कार के ऊपर ये लोग प्रहार करते, कार चालक गाड़ी को लेकर के काफी तेजी से वहां से रवाना हो जाता है। लेकिन गाड़ी लेकर के जैसे वहां से भागना शुरू करता है, यह तीनों लड़का और लड़की उसी स्कूटी से कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी अब वहां से चल करके थोड़ी ही दूर पर मैरियट होटल के पास पहुंची थी कि यह चारों स्कूटी से आगे चले जाते हैं और जाकर के आगे से कार का रास्ता रोक लेते हैं। कार जैसे ही रुक जाते हैं, चारों उतर करके आते हैं और कार चालक को ऊपर एक चाकू से हमला कर देते हैं। जब उस कार चालक के ऊपर चाकू से हमला करना शुरू करते हैं, तो उसी गाड़ी के अंदर से एक लड़का बचाव करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, एक चाकू उसके सीने में जाकर के लग जाती है, जिसके वजह से वो काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। यह तीनों लड़का और लड़की जब उस लड़के को गंभीर अवस्था में देखते हैं, वहां से अपने स्कूटी के माध्यम से मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद से कार के अंदर तीनों लड़के उस लड़के को उठा करके नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर अभी इस लड़के की ट्रीटमेंट कर ही रहा था कि इलाज के दौरान ही उस लड़के की मौत हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में उन तीनों लड़कों से पूछताछ करती है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि साहब, गाड़ी मैं ही चला रहा था, मेरा नाम रचित है। रचित, जिसकी उम्र है लगभग 26 से 27 साल के आसपास। रचित कहता है कि साहब, यह तीनों मेरे ही दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है मोनू और दूसरे का नाम है हर्ष और तीसरे का नाम है रीति। जिस लड़के की मौत हुई थी उसका नाम है मोनू। पुलिस जब रचित से इस पूरी हत्या के बारे में पूछताछ करती है कि यह सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, इसमें रचित कहता है कि साहब, हम लोगों के ऊपर हमला तान्या कुशवाहा ने किया है। तान्या, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। रचित कहता है कि सर, तान्या मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन तान्या ने जब हमारे ऊपर हमला किया था तो उसके साथ में उसके 3 और दोस्त भी थे, और उन तीनों को भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, जिसमें से एक का नाम है अशोक ठाकुर, दूसरे का नाम है छोटू और तीसरे का नाम है मोहित। रचित जैसे इस तरह की घटना पुलिस वालों से बताता है, तो पुलिस के रचित के तहरीर पे पुलिस नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन चारों आरोपियों को तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब तीनों लड़कों के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि तीनों अपना घर छोड़ करके ही नहीं फरार हो चुके हैं, बल्कि अपना अपना मोबाइल भी बंद कर रखे हैं। पुलिस अब तान्या की तलाश करना शुरू करती है। तान्या, जो मध्य प्रदेश के जिला धार के बरौर गांव के रहने वाली है। पुलिस जब तान्या के नंबर पे फोन करती है तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब तान्या के तलाश में उसके गांव बरौर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस तान्या के घर पे पहुंचती, आधे रास्ते में ही पुलिस को सूचना मिलता है कि तान्या ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस जैसे ही सूचना पुलिस को मिलता है, पुलिस आधे रास्ते से वापस हो जाती है, सीधे कोर्ट में जाती है और तान्या को अपने रिमांड पे ले लेती है। पुलिस जब तान्या को रिमांड पे लेकर के थाने में पहुंचती है, तान्या से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है।
पुलिस तान्या से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोगों ने मोनू की हत्या क्यों किया। इसमें तान्या कहती है कि साहब हम लोग मोनू की हत्या करना नहीं चाहते थे। लेकिन तान्या जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तान्या जो कि धार जिले के बरोड़ गांव के रहने वाली है। तान्या का माता पिता अच्छा खासा पैसे वाले भी हैं। तान्या जब अपने इलाके से पढ़ाई कर लेती है तो एक नए कैरियर की तलाश में इंदौर शहर में जाती है। जब इंदौर शहर में आती है तो वहां एक कॉलेज में दाखिला भी करा लेती है और उसके बाद से पलासिया इलाके के गायत्री अपार्टमेंट में एक किराए का फ्लैट ले लेती है। उसी में रह करके अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। तान्या जो देखने में जितनी ही खूबसूरत उतना ही काफी स्मार्ट भी था। तान्या जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो लड़कियों से दोस्ती नहीं करती बल्कि लड़कों से दोस्ती करती है, क्योंकि तान्या को यह मालूम होता है कि अगर लड़कियों से मैं दोस्ती करूंगी तो इतने आसानी से अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती हूँ। तान्या जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो इसी दौरान तान्या की कॉलेज में ही मुलाकात रचित से होती है। तान्या और रचित की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तान्या और रचित के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से रचित तान्या से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके फ्लैट में ही जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रचित जब तान्या से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाता है तो तान्या के पड़ोसी इस बात से काफी नाराज होते हैं। नाराज तो होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तान्या अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। दरअसल तान्या अपने जीवन में मॉडल बनना चाहती है। मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने के लिए तान्या कई लोगों से मुलाकात भी करती है। इसी दौरान तान्या की मुलाकात छोटू से होती है। छोटू जिसकी उम्र है लगभग 24 से 25 साल के आसपास, जो परदेसिया इलाके का रहने वाला है। छोटू अपने इलाके का बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति है। उसके ऊपर पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज है। छोटू का अपने इलाके में काफी दबदबा भी है। तान्या और छोटू की जब मुलाकात होती है तो तान्या छोटू से कहती है कि मैं मॉडल क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे अपने लक्ष्य के बारे में छोटू से बताती है तो छोटू भी तान्या को झूठी दिलासा देते हुए कहता है कि मेरा ऐसे कई लोगों से जान पहचान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। छोटू जब तान्या को झूठी दिलासा देता है और तान्या भी छोटू की बातों में आ जाती है और तान्या अपने लक्ष्य पाने के लिए अपने आप को छोटू के हवाले कर देती है। उसके बाद से तान्या और छोटू के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन तान्या और छोटू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से छोटू भी तान्या से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके फ्लैट पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन इधर तान्या का जब छोटू से प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी रचित को पता चल जाता है। रचित को जब मालूम चलता है कि तान्या का छोटू के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है इस बात पे रचित काफी नाराज होता है। तान्या को काफी समझाने की कोशिश करता है कि जिस आदमी के चक्कर में तुम पड़ी हो वो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा, जिसका अपना ही कैरियर का कोई ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में कैसे मदद करेगा। रचित तान्या को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन तान्या रचित की एक बात नहीं मानती। लेकिन तान्या का रचित और छोटू दोनों के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों बारी बारी से तान्या से मुलाकात करने के लिए उसके फ्लैट पे जाना शुरू कर देते हैं। जब दो लड़के तान्या के फ्लैट पे आना जाना शुरू करते हैं इस बात से तान्या के पड़ोसी अब नाराज हो जाते हैं और इस बात की शिकायत तान्या के फ्लैट मालिक से कर देते हैं। कहते हैं कि जितना जल्द हो सके तान्या का फ्लैट यहाँ से खाली कराओ। जब सारी सच्चाई फ्लैट मालिक से बताते हैं तो आखिरकार फ्लैट मालिक भी तान्या से कह करके यह चला जाता है कि जितना जल्द हो सके तुम मेरा फ्लैट खाली कर दो। इस पे तान्या फ्लैट खाली करने के लिए राजी तो हो जाती है लेकिन अपने फ्लैट मालिक से 1 सप्ताह का समय मांगती है। 1 सप्ताह का समय तो उसे मिल जाता है। उसके बाद से तान्या रचित के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा फ्लैट कहीं देख करके बताओ। लेकिन रचित तान्या से अब दूरी बनाना शुरू कर देता है। इधर रचित को जब लगता है कि वो छोटू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो रचित खुद ही फैसला ले लेता है और तान्या से दूरी बनाने लगता है। अब तान्या जब रचित से नए फ्लैट के बारे में बातचीत करती है तो रचित उसे साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लैट ढूंढ करके नहीं देने वाला हूं। इसलिए अब तान्या छोटू से कहती है, अब छोटू जब तान्या से कहती है छोटू से जब तान्या कहती है तो अपने इलाके में वो छोटू एक किराए का फ्लैट दिला देता है। उसके बाद से परदेसिया इलाके में तान्या जाती है और वहीं पर जाकर के किराए के फ्लैट में रहती है। और जब रचित के नंबर पे फोन करती है तो अब रचित उसका फोन नहीं उठाता। इस वजह से तान्या भी काफी गुस्से में आ जाती है।
तान्या भी अब रचित को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तान्या को अब यह मालूम चल जाता है कि छोटू उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं तान्या के अंदर रचित के लिए थोड़ा सा प्यार जग जाता है। अब तान्या उसके बाद से रचित के नंबर पे कई बार फोन करती है, लेकिन रचित तान्या से काफी दूरी बना लेता है। इसीलिए गुस्से में आकर के तान्या छोटू से कहती है कि एक बार जाकर के रचित से मुलाकात करो और उसे बोलो कि क्यों मुझसे एक बार बातचीत करे। इधर छोटू भी तान्या की बात मान लेता है, जाकर के रचित से मुलाकात करता है और उसे तान्या से मिलने के लिए कहता भी है। लेकिन रचित छोटू से साफ साफ कह देता है कि मेरा अब तान्या से कोई रिश्ता नहीं है। छोटू जैसे इस तरह की बातें आकर के तान्या से कहता है, ये बात सुन करके तान्या को अपने आप में बहुत बेइज्जती महसूस होती है और तान्या उसी दिन गुस्से में आकर के रचित को सबक सिखाने का ठान लेती है और छोटू से कहती है कि कैसे भी करके मुझे रचित को सबक सिखाना है। तान्या जैसे इस तरह की बातें छोटू से कहती है तो छोटू भी तान्या के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। 26 जुलाई 2023 को छोटू और तान्या और छोटू के दो दोस्त ये चारों एक ही स्कूटी से रात्रि के वक्त खाना खाने के लिए लोटस चौराहा पर जाते हैं। 12 बजे के आसपास होटल के अंदर बैठ करके जब ये खाना खा रहे थे, तभी तान्या को मालूम चलता है कि रचित अपने दोस्तों के साथ उज्जैन के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसे तान्या को यह मालूम चल जाता है कि रचित अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी लेकर के रवाना हो चुका है, तान्या छोटू से कहती है कि हमें अपने काम को आज ही अंजाम देना है। जैसे इस तरह की बातें कहती है तो छोटू भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये चारों निकल करके अपने स्कूटी लेकर के लोटस चौराहे पर खड़े होकर के रचित का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रचित जब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी के माध्यम से वहां से निकलता है तो उसी चौराहे पे तान्या को देखता है। रचित जब तान्या को देखता है तो अपनी गाड़ी वहीं पर रोक देता है और तान्या से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि रात्रि के 3 बजे के आसपास 3 लड़कों के साथ में घूम रही हो। रचित जैसे इस तरह की बातें तान्या से कहती है, तान्या एकदम से गुस्से में भड़क जाती है। कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, और तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है। तान्या जैसे इस तरह की बातें कहती है तो रचित भी अपने गाड़ी के दरवाजा बंद कर लेता है और वहां से रवाना होता है। लेकिन इस बात पे तान्या इस कदर से नाराज हो जाती है कि अपने दोस्तों से कहती है कि उसके गाड़ी का पीछा करो। उसके बाद से उस स्कूटी से गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं। गाड़ी अब जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाती है, अपनी स्कूटी को ओवरटेक कर गाड़ी को आगे से जाकर के रोक लेते हैं। उसके बाद से तान्या और उसके तीनों दोस्त उतर करके आते हैं और रचित के ऊपर एक चाकू से हमला कर देते हैं। हमला जैसे ही करना शुरू करते हैं, गाड़ी के अंदर से ही रचित के दोस्त मोनू उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मोनू जैसे ही बचाने के लिए बीच में आता है, वह चाकू मोनू के सीने में लग जाती है, जिसके वजह से मोनू की काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही वो गंभीर अवस्था में गिरता है, यह सब के सब वहां से भाग जाते हैं। वाकई में ये तान्या जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस को तान्या की तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को तलाश करना शुरू करती है और बहुत जल्द ही उन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल हमेशा रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।